जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो कल का पहला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में पीवी सिंधु ने किस खेल में कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने जीता है बैडमिंटन में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो इन्होंने हराया है ग्रेट ब्रिटेन को, जबकि अगर हम लोग महिला हॉकी टीम की बात करते हैं तो वह भी आपके सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और उसने हराया है ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से। तो ध्यान रखिएगा, इस साल के ओलंपिक में हमारी दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और आज हमारे पुरुष टीम का सेमीफाइनल मुकाबला भी होना है बेल्जियम से। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जिस प्रकार से क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं उसी प्रकार से हमारे हॉकी टीम को भी यहां पर सपोर्ट करें। तो ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 तक कोविड टीकाकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर आपका गुजरात है, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये खोला गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मन कौर जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनको डैश डैश की मिरेकल मॉम के नाम से जाना जाता था। तो ये आपके चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम थी, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष देश बना है। तो एक महीने के लिए हमारा देश इसका अध्यक्ष देश बना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है 1 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि श्रीलंका के इसरो उदाना ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसको यहां पर नियुक्त किया गया। तो नौसेना के नए हमारे उप प्रमुख बने हैं, नाम इनका है एसएन घोरमडे, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस आईपीएल टीम ने बारबाडोस फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है। तो इसका अधिग्रहण किया राजस्थान रॉयल्स ने, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि माइक हेनरिक जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित हैं। तो ये आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, ऑप्शन हमारा यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर मेरी डेली ग्रुप डी की आपकी क्लास होती है, जिसमें 2018 में जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए 100 प्रश्नों को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। तो यह एक प्रकार से आपका लाइव टेस्ट है। अगर आपको भी चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी है तो आप इस लाइव क्लास में हिस्सा ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपके उस समय के करंट अफेयर पूछे गए थे उन्हीं करंट अफेयर को हम लोग 2020 और 21 के अनुसार यहां पर करते हैं। तो इससे आपके करंट अफेयर का भी अच्छा खासा रिवीजन यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको भी हमारे देश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यानी कि अनअकैडमी से कोई भी प्लस कोर्स लेना है, किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है, तो आप यहां पर कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और जो प्राइस आप पे करेंगे उस पर भी आपको 10% का कैशबैक यहां पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का ऐप पहले से यूज कर रहे हैं तो आप यहां पर 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लाइव क्लासेज आपकी होती हैं प्लस में। इसके अलावा शेड्यूल आपको तुरंत मिल जाता है। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप पुराने जितने बैच हैं, जो बैच इस समय चल रहे हैं और आने वाले समय में जो भी नए बैच होंगे, उन सभी को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेज आपके सिस्टमैटिक होती हैं, PDF भी मिलता है आपको और यहां पर क्विज वगैरह भी आप दे सकते हैं और इसके लिए बस आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये जो सप्ताह है हर साल हमारे अगस्त के पहले वीक में होता है, यानी कि 1 से लेकर के 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, नाम इसका है विश्व स्तनपान सप्ताह, यानी कि
दुनिया भर की जो भी आपकी महिलाएं हैं उन महिलाओं को यहाँ पर प्रेरित किया जाता है कि उनका जो भी बच्चा हो उसे वो स्तन पान कराएं, और इसीलिए 1 से लेकर के 7 जुलाई को यह सप्ताह हर साल मनाया जाता है। वाबा, WHO और यूनिसेफ के द्वारा 1991 से इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इस बार का हमारा विषय है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है और ये सभी की एक साझा जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका सिस्टम है क्या, आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा डिजिटल भुगतान समाधान है इसको आपके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। अब इसमें होगा क्या, मान लेते हैं ये आपकी हो गई सरकार और यहाँ पर हमारा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सरकार के द्वारा किसी भी योजना का लाभ देना है। तो सरकार क्या करेगी, अब मान लीजिए डायरेक्ट इसको 5,000 रुपये दे दिए जाएं। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए इसकी आदत खराब है, पीने खाने वाला व्यक्ति है, तो ये जाकर के इस पैसे को यहाँ पर किसी अन्य जगह पर खर्च कर सकता है, जबकि सरकार ने इसको ये पैसा किसी दूसरे पर्पज के लिए दिया था। तो अब सरकार क्या करेगी कि आपकी जो मोबाइल होगी उस मोबाइल के ऊपर एक भेजेगी QR कोड। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो फिर आपके मोबाइल के ऊपर एक यहाँ पर भेजा जाएगा SMS। अब इसमें आपका होगा एक प्रकार का वाउचर, और मान लेते हैं कि सरकार के द्वारा ये वाउचर आपको भेजा गया है जिसका यूज आप लोग सिर्फ और सिर्फ दवा खरीदने में कर सकते हैं। तो आप इस वाउचर को या फिर QR कोड को लेकर के दुकान पे जाएंगे और वहां पर इसको दिखा करके आप वहां पर आसानी से उसी पार्टिकुलर चीज को खरीद सकते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो भी वाउचर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जिस पर्पज के लिए सरकार के द्वारा उसे दिया गया है, आप सिर्फ उसी पर्पज में उसका यूज कर सकते हैं। तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और सरकार के द्वारा जिस योजना के तहत जिस भी पर्पज से उस वाउचर को दिया जा रहा है उसी में उसका खर्च भी किया जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, ई रूपी इसका नाम है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे अभी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये जो लिंक है वो आपके भारत को जोड़ता है बांग्लादेश से, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये रेलवे लिंक आपका चर्चा में क्यों आया, तो पहले आप थोड़ा सा मैप देखिए। देखिए, ये आपका है बांग्लादेश और यहाँ पर जो आप इस प्रकार से रूट देख रहे होंगे ये हमारे ट्रेन का रूट है। तो अगर हम लोग बात करते हैं हल्दीबाड़ी की, तो ये ऊपर देखिए आप, यहाँ पर आपको मिलेगा हल्दीबाड़ी, यहाँ पर आपको मिलेगा हल्दीबाड़ी, और इसके नीचे आप बांग्लादेश में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा चिल्हाटी। यानी कि हमारे यहाँ का जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसके हल्दीबाड़ी को ये रेलवे लिंक जोड़ता है चिल्हाटी से। जब आपका 1965 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो इस समय बांग्लादेश है उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो 1965 में जब युद्ध होता है तो इस रेलवे लिंक को यहाँ पर बंद कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में यह रेलवे लिंक इसलिए चर्चा में आया क्योंकि 1 अगस्त के दिन में इस रेलवे लिंक के ऊपर पहली बार एक मालगाड़ी का संचालन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कमर्शियल पर्पज से इस रेलवे लिंक को खोल दिया गया है और ये हमारे भारत के पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो ऑप्शन आपका सी बांग्लादेश होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के डिस्कस थ्रो के फाइनल में कमलप्रीत कौर आपके किस स्थान पर रहे? तो हम लोगों ने उम्मीद लगाया था कि संभवतः कमलप्रीत कौर यहाँ पर कोई मेडल जीत सकती हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में ये आपकी रही है 6ठे स्थान पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। कमलप्रीत कौर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पंजाब राज्य के डिस्कस थ्रो की एक खिलाड़ी हैं और फाइनल मुकाबले में इन्होंने अभी प्रवेश किया था जहां पर ये रही है 6ठे स्थान पर। अच्छा, मेडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका की हैं वैलेरी ऑलमैन, 68 मीटर से ज़्यादा दूरी तक इन्होंने डिस्कस को फेंका था जिसके लिए इनको स्वर्ण पदक मिला। जर्मनी की थी क्रिस्टीन पुदुंज, इनको यहाँ पर रजत पदक मिला है, और क्यूबा की हैं इम पेरेंज, इन्होंने इसमें जीता है कांस्य पदक। तो बस एक बार इन लोगों का नाम आप ध्यान रखिएगा, संभावना काफ़ी कम है कि इनका नाम आपसे पूछा जाए, लेकिन फिलहाल आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कमलप्रीत कौर हमारी रही है 6ठे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने
टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो भी यहाँ पर टॉप 3 खिलाड़ी हैं टेनिस के, चाहे हम बात करते हैं नोवाक जोकोविच की, राफेल नडाल की या रोजर फेडरर की बात करते हैं, ओलंपिक खेलों में इनका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खराब आप कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं टेनिस में स्वर्ण पदक की, तो इसे जीता है जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो अलेक्जेंडर जेवरेव ये आपके जर्मनी के खिलाड़ी हैं और फाइनल मुकाबले में इन्होंने हराया स्पेन के पाब्लो कारेनो को। तो पाब्लो कारेनो ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जो हमारे इस समय दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इस साल के ये तीनों ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और ब्रॉन्ज के लिए जो इनका मुकाबला हुआ था वह मुकाबला भी वे यहाँ पर हार चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड जीता है आपके अलेक्जेंडर जेवरेव ने और रजत पदक यहाँ पर जीता है कारेन खाचानोव ने। ठीक है, सॉरी, एक मिनट ध्यान रखिएगा। हाँ, कारेन खाचानोव ने यहाँ पर रजत जीता है और स्पेन के जो पाब्लो कारेनो हैं इन्होंने आपके हराया नोवाक जोकोविच को और इन्होंने यहाँ पर जीता है कांस्य पदक। तो ऑप्शन हमारा बी अलेक्जेंडर जेवरेव होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो हमारा विशेष ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स होगा, इसके लिए भारत से ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे हमारे सोनू सूद जी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये हमारा किस प्रकार का ओलंपिक है। आपने पढ़ा होगा कि एक हमारा समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है और इन्हीं के साथ में हमारे पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है उन लोगों के लिए जो आपके दिव्यांग हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये किस प्रकार का ओलंपिक है और इसमें कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से हमारे समर और विंटर ओलंपिक होते हैं उसी प्रकार से विशेष ओलंपिक भी आपका विंटर और समर गेम की तरह से आयोजित किया जाता है। तो अगले साल रूस का जो कजान शहर है वहां पर 12वें संस्करण का आयोजन किया जाना है। हर 2 साल के ऊपर इसका आयोजन होता है और जो हमारे बौद्धिक दिव्यांग लोग होते हैं, यानी कि जो आपके मेंटली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, वह सारे लोग इसमें लेते हैं हिस्सा। तो जो हमारा भारतीय दल इसमें जाएगा अगले साल, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अभिनेता सोनू सूद। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि रूस का कजान शहर है जहां पर इसका आयोजन अगले साल किया जाना है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है डॉक्टर साइरस पूनावाला को। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब साइरस पूनावाला है कौन? तो आप सभी को पता होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है वो आपकी दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है और कोविशील्ड नाम की जो हमारी दवा है, यानी कि जो कोविड की वैक्सीन है, उसका निर्माण भी इसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इनका जो योगदान रहा है साइरस पूनावाला का कोविशील्ड के निर्माण में, उसी योगदान को चिन्हित करने के लिए इनको अभी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया था 1983 में। और आपको ध्यान रखना है पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और यहाँ पर मिलता है स्मृति चिन्ह। तो ये पुरस्कार इस साल मिला है डॉक्टर साइरस पूनावाला को। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का जो खिताब है इसको किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जो हमारा खिताब है उसे जीत लिया है एस्टेवन ओकन ने। आपने संभवतः इनका नाम भी नहीं सुना होगा। इन्होंने अपने कैरियर का खेला है ये 18वां रेस और इसमें जाकर के पहली बार इनको जीत मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि 78 रेस खेलने के बाद में तब जाकर के पहली बार इन्होंने कोई फार्मूला 1 रेस यहाँ पर जीता है। तो फ्रांस देश के ये हमारे खिलाड़ी हैं, अल्पाइन के ये आपके चालक हैं और ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यानी कि एस्टेबन ओकन हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये है एस्टेबन ओकन, फ्रांस के ये खिलाड़ी हैं और 18वें मुकाबले में इन्होंने जाकर के पहली बार जीत को हासिल किया है। जो हमारे फार्मूला 1 के चैंपियन हैं यानी कि लुइस हैमिल्टन, ये इसमें रहे हैं दूसरे स्थान पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में जो G20 संस्कृत मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है इसमें किस केंद्रीय मंत्री ने हिस्सा लिया? तो इसमें हिस्सा लिया है हमारे यहाँ की जो मंत्री हैं इनका नाम है मीनाक्षी लेखी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, मीनाक्षी लेखी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि मीनाक्षी लेखी के ये आपकी राज्य संस्कृत मंत्री हैं, यानी कि जो आपके कैबिनेट संस्कृत मंत्री हैं
उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। तो ये राज्य संस्कृति मंत्री हैं और हमारे देश के जिस प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पर हिस्सा लिया था उसकी ये थी प्रमुख। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो इटली की अध्यक्षता में 2 दिनों के लिए इसका आयोजन किया गया और इसमें मीनाक्षी लेखी ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी G20 की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 26 सितंबर 1999 को की गई थी। 19 इसमें आपके देश शामिल हैं और एक हमारा है यूरोपीय यूनियन। 2021 के लिए इसका 2 अध्यक्ष देश है, उसका नाम है इटली। 2022 में इसका जो अध्यक्ष देश होगा उसका नाम है इंडोनेशिया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 2023 में इसका अध्यक्ष देश होगा हमारा देश भारत। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में टीटागढ़ वैगन्स ने किस शहर के लिए सबसे हल्के मेट्रो कोच लॉन्च किए? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है पुणे मेट्रो के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अब पहले तो आपको टीटागढ़ वैगन्स कंपनी के बारे में ध्यान रखना है। देखिए हमारे देश में जो भी आपके शोध व्हीकल होते हैं, यानी कि जिनका यूज आपके समुद्र में शोध वगैरह के लिए किया जाता है, उनके लिए जो भी आपकी शिप होती हैं उनका निर्माण करती है टीटागढ़ वैगन्स। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। और अभी आपको पता होगा कि सागर अन्वेषिका नाम की एक शिप लॉन्च की गई थी, उसका निर्माण भी टीटागढ़ वैगन्स के द्वारा ही किया गया है। अब बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो ध्यान रखिएगा टीटागढ़ वैगन्स की एक यूनिट आपको इटली में भी देखने को मिलेगी जहां पर इन कोच का निर्माण किया गया है। और अभी वहां पर यानी कि इटली में जो हमारा पुणे मेट्रो है उसके लिए सबसे हल्के कोच का यहाँ पर अनावरण किया गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कोच है वो आपके एल्यूमिनियम का बना है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारे मेट्रो के कोच हैं उनका निर्माण एल्यूमिनियम से किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा पुणे मेट्रो करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसने भारत के नए लेखा महानियंत्रक का जो पदभार है उसको ग्रहण किया? तो नए हमारे लेखा महानियंत्रक बने हैं, नाम इनका है दीपक दास। क्या नाम है? दीपक दास इनका नाम है। हमारे देश के ये 25वें नंबर के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बने हैं और इन्होंने सोमा राय बर्मन का स्थान लिया है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कैग के बारे में, उसी प्रकार से ये भी हमारा एक पद होता है जो कि सरकार के लेखा जोखा का यहाँ पर हिसाब रखता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2022 में प्रकाशित होने वाले उपन्यास इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा मशहूर उपन्यासकार इनका नाम है कुणाल वसु, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये अभी आपकी पब्लिश नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा 2022 में इसको पब्लिश किया जाना है। आखिरी प्रश्न है कि इटली की लग्जरी ब्रांड जिसका नाम है बॉब लैगरी, तो इसने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है प्रियंका चोपड़ा जोनास, जिनको यहाँ पर क्या नाम है भाई कंपनी का? इसका नाम है वेब लागरी। तो इसने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब देखिए ये इटली की कंपनी है, तो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना ज़्यादा सही ना हो, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि एग्जैक्ट इसको क्या कहा जाता है। ब्रांड एम्बेसडर इसकी बनी है प्रियंका चोपड़ा, तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अब चलिए हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न था कि फ्रेंच ओपन 2021 की विजेता कौन रही है महिला एकल में? तो महिला एकल में रही है बारबोरा क्रेजिकोवा। और अगर हम लोग पुरुषों में बात करते हैं तो वो है नोवाक जोकोविच। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके ग्रास कोर्ट पर होता है और इसका नाम है विंबलडन। क्या नाम है? विंबलडन है और ये आपके इंग्लैंड में होता है। बजरी के बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि जो हमारा फ्रेंच ओपन होता है वो आपके क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर होता है, जिसे हम लोग बजरी भी कहते हैं। और इसको 13 बार जीता हुआ राफेल नडाल ने, तो इन्हीं को कहा जाता है बजरी के बादशाह। और ये आपके स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। आखिरी प्रश्न था कि रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर की बात करते हैं तो ये स्विट्जरलैंड के चैंपियन खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर, इन तीनों ने मिलकर के 20-20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यहाँ पर जीते हुए हैं। चलिए आज के वीडियो से प्रश्न देख लेते हैं। मोमीजी निसिया ये आपके किस खेल से संबंधित है? दूसरा प्रश्न है कि सिमोना बिल्स किस खेल से संबंधित है? तीसरा प्रश्न है कि कैरोलिना मारिन किस खेल से संबंधित हैं? और चौथा प्रश्न है कि सेरेना विलियम किस खेल से संबंधित हैं? तो इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9838443100।
इसके ऊपर आप अपना मैसेज कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कॉल के ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन डाउट अगर आपको कोई होता है तो ज़रूर अपना डाउट यहाँ पर पूछा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।